मैं इंद्रजीत सर आज 12वीं क्लास का पार्ट 2 इतिहास का एनसीईआरटी का बुक है जो चैप्टर का नाम है आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था। 1 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं? उत्तर हो जाएगा, यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हड़प्पा शहरों में खुदाई तुलनात्मक रूप से आसान था। कमियों के बावजूद इस काल से भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को बरामद किया गया है, जो इस काल के शिल्प कौशल पर प्रकाश डालती है। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं, जिन प्रकार चमकदार कलाई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते हैं। साथ ही सोने, चांदी, कांस, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। यह संभावना है कि शिल्पकारों ने बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए लोहे के उपकरण की एक श्रृंखला का उपयोग किया था, लेकिन हड़प्पा शहरों में लोहे के उपकरणों का कोई उपयोग नहीं किया था। 2 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, महाजनपद की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। 1 में महाजनपद का विकास 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 2 नंबर, महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय राज और 4 गणतंत्रीय राज थे। 3 नंबर, महाजनपदों को प्रायः लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। 4 नंबर, ज़्यादातर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में अनेक लोगों का समूह शासन करता था। इस तरह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। महावीर और बुद्ध दोनों गण से आते थे। 5 नंबर, गणराज्यों में भूमि सहित अन्य आर्थिक स्रोतों पर गण के राजाओं का सामूहिक नियंत्रण होता था। 5 नंबर, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जो प्रायः किलेबंद होती। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाहों के लिए आर्थिक स्रोत की जरूरत होती थी। 7 नंबर, महाजनपदों में ब्राह्मणों ने लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। 8 नंबर, शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों के कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थानीय सेनाएं
और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं? उत्तर हो जाएगा, इतिहासकारों ने सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए कई तरह के स्रोतों का प्रयोग किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। समकालीन कृतियों जैसे मेगास्थनीज के लेख अर्थशास्त्र, जिसके कुछ भाग की रचना चाणक्य द्वारा की गई थी। पौराणिक और जैन साहित्य एवं संस्कृति साहित्य रचना, पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख, कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 4, पांड्य सरदार स्रोत 3 को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दुगुनी गांव स्रोत 8 की वस्तुओं से कीजिए। आपको क्या समानताएं और असमानताएं दिखती है? उत्तर, पांड्य सरदार को दी गई चीजों की सूची में हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरण के बाल से बने पंखे, शहद, चंदन, लाल गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, काली मिर्च इत्यादि जैसी चीजें शामिल थी। वे नारियल, आम, औषधीय पौधे, फल, प्याज, गन्ना, फूल, एस्का, नट, केले, बेबी टाइगर, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरन, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, कस्तूरी बिल्ली, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी शामिल थे। दंगुन गांव में पैदा होने वाली चीजें घास, नीम की खाल, लकड़ी का कोयला, किण्वन, शराब, नमक, दूध और फूल, खनिज आदि ये दोनों एकमात्र समानता फूल हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, अभिलेखा शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। उत्तर, अभिलेखा शास्त्री वह व्यक्ति होता है शिलालेखों का अध्ययन करता है। अभिलेख शास्त्रियों के सामने आने वाली समस्याएं हैं। कभी कभी अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। कभी कभी अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। अभिलेखों के शब्दों को वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। शिलालेखों की सामग्री लगभग उस व्यक्ति या व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जो उन्हें कमीशन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिले? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्र
तक्षशिला, उज्जैनी, तोहसली और स्वर्णगिरी थे। राजधानी और प्रांतीय केंद्रों के आसपास के क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण सबसे मजबूत था। मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के समन्वय के लिए 6 उप समितियों वाली समिति का उल्लेख किया। उप समितियां एवं उनकी गतिविधियां इस प्रकार हैं। पहली समिति नौसेना की देखभाल करती थी, दूसरी समिति परिवहन और प्रावधानों का प्रबंधन करती थी, तीसरी समिति पैदल सैनिकों के लिए जिम्मेदार थी, चौथी समिति घोड़े के लिए जिम्मेदार थी, पांचवी समिति रथों के लिए जिम्मेदार थी, छठी समिति हथियारों के लिए जिम्मेदार थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने धम्म का प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की। धम्म सिद्धांत या लोगों के लिए नैतिक आचार संहिता का समूह था। उनके अनुसार यह इस संसार में और इसके बाद के संसार में लोगों की भलाई सुनिश्चित करेगा। धम्म के संदेश के प्रसार के लिए जिन विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, उन्हें धम्म महामता के रूप में जाना जाता था। एक मजबूत सड़क नेटवर्क था जो लोगों और सामानों की आवाजाही सुगम बनाता था। अशोक ने अपने संदेशों को अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और साथ ही स्तंभों पर अंकित कराया। उन्होंने शिलालेखों का उपयोग यह घोषित करने के लिए किया कि वे धम्म को क्या समझते हैं। उनके अनुसार इसमें बड़ों के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों के प्रति उदारता और सांसारिक जीवन का त्याग करने वाले दासों और नौकरों के साथ विनम्रता से व्यवहार करना और स्वयं के अलावा अन्य धर्मों और परंपराओं के प्रति सम्मान शामिल था। 7 नंबर क्वेश्चन, यह 20वीं शताब्दी के एक सुव्याख्यात अभिलेख शास्त्री DC सरकार का वक्तव्य है। भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। चर्चा कीजिए। सुप्रसिद्ध अभिलेख शास्त्री DC सरकार ने मत व्यक्त किया है कि अभिलेखों से भारतीयों के जीवन, संस्कृति और सभी गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से मिलने वाली जानकारी को संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। 1 में शासकों के नाम। अभिलेखों से हमें राजाओं के नाम का पता चलता है, साथ ही हम उनकी उपाधियों के बारे में भी जान पाते हैं। उदाहरण के लिए अशोक का नाम अभिलेखों में आया है तथा उसकी 2 उपाधियों देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्श का भी उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त, खारवेल, रुद्र दामन आदि के नाम से भी अभिलेखों में आए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य विस्तार उत्कीर्ण अभिलेखों की स्थापना वहीं पर की जाती थी जहां पर उस राजा का राज्य विस्तार होता था। उदाहरण के लिए मौर्य साम्राज्य का विस्तार जानने के लिए हमारे पास पर सबसे प्रमुख स्रोत अशोक के अभिलेख हैं। राजा का चित्र। ये अभिलेख शासकों के चरित्र का चित्रण करने में भी सहायक हैं। उदाहरण के लिए अशोक जनता के बारे में क्या सोचता था, अनेक विषयों पर उनसे स्वयं के विचार
व्यक्त किए हैं। इसी प्रकार समुद्रगुप्त के चरित्र चित्रण के लिए पर्याप्त और सस्ती उपयोगी है। यद्यपि इनमें राजा के चरित्र को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। काल निर्धारण अभिलेख की लिपि की शैली तथा भाषा के आधार पर शासकों के काल का भी निर्धारण कर लिया। भाषा व धर्म के बारे में जानकारी अभिलेखों की भाषा से हम उस काल के भाषा के विकास का पता चलता है। इसी प्रकार अभिलेखों पर धर्म संबंधी जानकारी भी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अशोक के धर्म की जानकारी के स्रोत उसके अभिलेख है। भूमि अनुदान पत्रों से भी धर्म व संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। काला अभिलेख काला के भी नमूने हैं। विशेष तौर पर मौर्य काल के अभिलेखों विशाल पाषाण खंडों का पालिश कर चुकाया गया था। उन पर पशुओं की मूर्ति रखवाई गई। ये मौर्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। सामाजिक वर्गों की जानकारी अभिलेखों से हमें तत्कालीन वर्गों के बारे में भी जानकारी मिलती है। हमें पता चलता है कि शासक एवं राजधिकारियों के अलावा नगरों में व्यापार व शिल्पकार, बुनकर, सुनार, धोबी, लोहार, बढ़ई आदि भी रहते थे। भू राजस्व प्रशासन अभिलेखों से हमें भू राजस्व प्रणाली तथा प्रशासन के विविध पक्षों की जानकारी भी प्राप्त होती है। विशेष तौर पर भूदान पत्रों से हमें राजस्व की जानकारी मिलती है। साथ ही जब भूमि अनुदान राज अधिकारियों को दिया जाता है तो धीरे धीरे स्थानीय सामंतों की शक्तियों में वृद्धि हुई। इस प्रकार भूमि अनुदान पत्र राजा की घटती शक्तियों को छुपाने के प्रयास की जानकारी भी देते हैं। उक्त सभी बातों के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अभिलेखों की सीमाएं भी होती हैं। विशेष तौर पर जन सामान्य से संबंधित जानकारी इन अभिलेखों में कम पाई जाती है। तथापि अभिलेखों से समाज के विधि पक्षों से काफ़ी जानकारी मिलती है। 8 नंबर, उत्तर मौर्य काल में विकसित राजस्व के विचारों की चर्चा कीजिए। उत्तर मौर्य काल में विकसित राजाओं की विचारधारा देवीय राजा सिद्धांत की थी। राजाओं ने विभिन्न देवताओं के साथ अपने आप को जोड़कर स्वयं को ऊंचा दर्जा देना शुरू कर दिया। इस तरह की धारणा को निम्न उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। कुषाण इन्होंने मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैले एक विशाल राज्य पर शासन किया। इनका इतिहास शिलालेखों और लिखित परंपराओं से पुनर्निर्मित किया गया। मथुरा उत्तर प्रदेश के पास स्थित एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई है। इसी तरह की मूर्तियां अफगानिस्तान के एक धर्म स्थल में भी पाई गई है। कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र या देवता के पुत्र शीर्षक को भी अपनाया। गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे।
जिसमें भूमि का नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। 9 नंबर क्वेश्चन, वर्णित कला में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए? उत्तर हो जाएगा करों की बढ़ती मांग के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से कृषि प्रथाओं महान परिवर्तन हुए। कई रणनीतियों को अपनाया गया जिसका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना था ताकि मांगों को पूरा किया जा सके। इन रणनीतियों में से कुछ हैं कृषि के लिए हल का प्रयोग। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्रों में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाड़ वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाती थी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। कुदाल का प्रयोग पंजाब और राजस्थान जैसी अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में और उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों ने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी थी। सिंचाई का उपयोग उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं-कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। बस इसमें इतना ही था। इसमें सब मानचित्र का है। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपका समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।